अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम आयशा है और आज मैं आप सबको सेहत ऑनलाइन की तरफ से आज के इस वेबिनार में वेलकम करती हूँ। आज सेहत ऑनलाइन जो है वो एक रजिस्टर्ड प्लेटफॉर्म है जो कि हर उम्र के अफराद के लिए जो मेंटल हेल्थ जो सर्विसेज हैं वो उनको प्रोवाइड कर रहा है। हमारे पास जो है वो एक्सपीरियंस्ड साइकोलॉजिस्ट थेरेपिस्ट हैं जो कि लोगों की मेंटल हेल्थ इश्यूज के लिए जो लोग जो है उनसे सेशंस लेते हैं और हम स्टूडेंट्स की जो है वो काउंसलिंग और ट्रेनिंग्स भी करवाते हैं और इंटर्नशिप्स प्रोग्राम भी और डिफरेंट वर्कशॉप्स भी करवा रहे हैं। आज का जो सेशन है उसमें मिस मिसबा नौशीन हमारे साथ हैं जो बच्चों की एक्सपर्ट साइकोलॉजिस्ट हैं और उनसे आज हम जो है वो बच्चों के बिहेवियर जो इश्यूज होते हैं, कॉमन बिहेवियरल इश्यूज, उन पे उनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आयशा? मैं ठीक हूँ। अब मैं मैम से रिक्वेस्ट करूंगी कि वो अपने बारे में थोड़ा सा आपको जो है वो इंट्रोड्यूस करवाएं और जो आज का टॉपिक है उसके बारे में जो है वो आपको थोड़ा ब्रीफ करेंगी कि वो आज किस टॉपिक पे हमें जो है वो बताएं। थैंक यू आयशा। मेरा नाम इस्मा नशीन है और मैं पिछले 13 साल से एज ए क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट प्रैक्टिस कर रही हूँ। मेरा जो एरिया ऑफ स्पेशलाइजेशन है वो चाइल्ड एंड एडोलेसेंट है, यानी कि बच्चों में और टीन एजर्स में जो जहनी नफ्सियाती मसाइल हैं मैं उनको डील करती हूँ। और आज जो जिस टॉपिक को पे हम बात करेंगे वो है बच्चों में बिहेवियरल प्रॉब्लम्स, कॉमन बिहेवियरल प्रॉब्लम्स जो पेरेंट्स फेस करते हैं घर में, और उनको किस तरह से डिफरेंट टेक्निक्स के थ्रू हैंडल कर सकते हैं। ठीक है, तो उसके हवाले से आज इस सेशन में हम बात करेंगे। कुछ सवालात हैं जो मिस आयशा मुझसे करेंगी और मैं उनका आंसर करूंगी। इसके अलावा भी अगर आप लोगों में से, ऑडियंस में से किसी का कोई भी क्वेश्चन हो तो आप जो है उसमें चैट बॉक्स में लिख सकते हैं, या एट द एंड ऑफ द सेशन विल ट्राई कि टाइम अगर बचता है तो उसमें हम क्वेश्चन लें लोगों से और फिर उसके हम आंसर करें। जी आयशा। आयशा, आपका माइक म्यूट है। अच्छा, थैंक यू मैम। मैम, हमने 3 से 10 साल के जो बच्चे हम्म। जिनके पेरेंट्स थे उनसे हमने जो पूछा था कि कौन से ऐसे बिहेवियरल कॉमन बिहेवियरल इश्यूज हैं जो आप डेली लाइफ में बच्चों के फेस करते हैं। तो लोगों हम्म। ने हमें कुछ जो है वो क्वेश्चंस बताए थे कि ये वाले जो है ये ज्यादा जो बिहेवियर्स हैं वो ज्यादा प्रॉब्लमेटिक हैं और डेली जो उनकी रूटीन है उनमें जो है वो पेरेंट्स फेस करते हैं और वो मोस्टली कॉमन है। हम्म। हर जो है वो दूसरे बच्चे का यही प्रॉब्लम होता है। हम्म। तो उनमें से जो कुछ सवालात जो हैं, क्वेश्चंस जो हैं, आज हम आपके साथ डिस्कस करेंगे कि आप उनके बारे में हमारी रहनुमाई करें और पेरेंट्स की कि वो किस तरह से इनको जो है वो घर में डील कर सकें ताकि बच्चा जो है वो फर्दर किसी ज्यादा बड़े मसले की तरफ ना जाए। अच्छा, जो सबसे पहला कॉमन क्वेश्चन था पेरेंट्स का वो यही था कि बच्चा जो है वो गुस्सा बहुत करता है, जिद बहुत करते हैं, बात हम्म। नहीं मानते हैं, तो उनको किस तरह से हैंडल किया जा सकता है। ठीक है, थैंक यू आयशा डिटेल में एलैबोरेट करने के लिए। जी बिल्कुल, इश्यूज तो काफ़ी सारे होते हैं और छोटे छोटे इश्यूज हैं, वो अगर अनरिजॉल्व रहे तो वो आगे चल के फिर किसी बड़े मसले का जो है वो पेरेंट्स को सामना करना पड़ता है। तो इट्स बेटर कि हम पहले से उन चीज़ों को प्रिवेंट कर लें। ठीक है, तो गुस्से और जिद के बारे में आपने बात की। इसमें जो है कुछ चीज़ें हमें ध्यान में रखना ज़रूरी है कि जैसे अर्ली ईयर्स में है, अगर बच्चा 5 साल से कम है बच्चा, तो उस एज में नॉर्मली बच्चे करते हैं, जिद भी करते हैं, टेंट्रम्स भी थ्रो करते हैं। वो डेवलपिंग ईयर्स होते हैं, वो डेवलपिंग फेज होती है कि जैसे ही बच्चा 5 साल से अबव एज पे जाता है तो वो चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता रिजॉल्व होना शुरू हो जाती हैं। कुछ बच्चों में तो कम्प्लीटली रिजॉल्व हो जाती हैं, और तो 5 साल के बाद आप देखेंगे कि बच्चे का बिल्कुल बिहेवियर जो है ना, टेम्परामेंट, आपको लगेगा कि बच्चा बिल्कुल बदल ही गया है। और कुछ बच्चे जो होते हैं उनके अंदर वो चीज़ें कंटिन्यू रहती हैं। अब उनके कंटिन्यू रहने की अगेन बहुत सारी वजूहात हो सकती हैं, बट जैसे मैंने कहा कि शुरू के ईयर्स में ये नॉर्मल है। नॉर्मल इस तरह से है कि उन ईयर्स में क्या होता है कि बच्चे की इमोशनल डेवलपमेंट, फिजिकल डेवलपमेंट, कॉग्निटिव डेवलपमेंट, कम्युनिकेशन डेवलपमेंट, सारी डेवलपमेंट्स एट अ टाइम चल रही है, सब डोमेन्स में डेवलपमेंट चल रही है। ठीक है, सो बहुत सारी चीजें बच्चा अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहा कि मेरे साथ क्या हो रहा है। इमोशंस की, बहुत सारे इमोशंस की, जैसे बेसिक इमोशन है हमारा, हमारे हैप्पीनेस का, सैडनेस का, एंगर का, इसकी भी अंडरस्टैंडिंग उस तरह से डेवलप नहीं हुई हुई होती। ठीक है, सो वो बच्चे इस वजह से भी जिद करते हैं, रोते हैं, टेंट्रम्स थ्रो करते हैं। बाजुकात कोई अनमेट नीड है जिसकी वजह से जो है बच्चे जो है वो कर रहे हैं, जिद कर रहे हैं, गुस्सा कर रहे हैं,
और फिर वो ऑब्वियसली बता भी नहीं सकते, ठीक है, उतनी कम्युनिकेशन स्किल्स इतनी इंप्रूव नहीं हुई होती कि वो बता सके कि उनको क्या चाहिए, या उनको किस वजह से वो किसी उदास हैं, परेशान हैं, गुस्से में हैं। तो इस वजह से जो है ये सब चीजें होती हैं अर्ली ईयर्स में, ठीक है। अब आ जाते हैं लेटर ईयर्स में। लेटर ईयर्स में किस वजह से हो सकती हैं, उसके मल्टीपल रीजन है। गुस्सा जो है मोस्टली जो है वो लर्न बिहेवियर होता है, बच्चा अपने इन्वायरमेंट से सीखता है। अगर घर के माहौल में कोई है बड़ा जो गुस्सा कर रहा है, या बच्चा किसी को भी ऑब्जर्व कर रहा है गुस्सा करते हुए, तो वो 100% वो गुस्सा करेगा, ठीक है। और अगर जो है इसके अलावा फ्रस्ट्रेशन, एंजाइटी, स्ट्रेस, इन वजूहात की, डिप्रेशन की वजह से भी गुस्सा हो सकता है बच्चों में, ठीक है। तो बच्चों में भी डिप्रेशन होती है जैसे कि बड़ों में होती है। सो इट इज़ नॉट समथिंग न्यू, क्योंकि जो है डिप्रेशन का जो एक बहुत कॉमन सिम्टम गुस्सा भी है, गुस्सा करना, ठीक है। सो ये सबसे पहले तो पेरेंट्स को फाइंड आउट करने की जरूरत है कि वजूहात क्या हैं। अगर 5 साल के बाद भी बच्चा इसी तरह गुस्सा कर रहा है और उसके उस गुस्से की वजह से उसकी नॉर्मल फंक्शनिंग, डे टू डे लाइफ अफेक्ट हो रही है, सो पेरेंट्स को जो है उसके बारे में थोड़ा सा कंसर्न होना चाहिए, फाइंड आउट करना चाहिए। क्योंकि आप देखें, वजह तलाश करेंगे तो तभी आप उसको, उस वजह को जो है ना फाइंड आउट भी कर पाएंगे। और बाज़ औक़ात इस तरह से भी होता है कि माइट भी कोई पीछे रीजन ना हो, कोई स्ट्रेस ना हो, कोई एंजाइटी, डिप्रेशन कुछ भी ना हो, घर का माहौल भी ठीक हो। सो इस सूरत में ये हो सकता है कि बच्चा अटेंशन सीख करने के लिए कर रहा हो, ठीक है, उसको उसके पॉजिटिव बिहेवियर्स पे उस तरह से अटेंशन नहीं मिल रही, सो वो गुस्सा करके जो है किसी न किसी तरह अटेंशन गेन कर रहा है। जी। ठीक। अच्छा, नेक्स्ट जो क्वेश्चन मैम हमें लोगों ने पूछा है वो ये है कि बच्चे जो हैं वो स्कूल ना जाने की जिद बहुत करते हैं कि हमने स्कूल नहीं जाना। तो उसके लिए फिर पेरेंट्स को क्या करना चाहिए जो बच्चे इस तरह से जिद करें कि हमने स्कूल, और डेली की रूटीन में उनका हैबिचुअल होता है कि हमने स्कूल नहीं जाना, हम्म। उसके लिए क्या कर सकते हैं? जी बिल्कुल, ये भी एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम है जो पेरेंट्स फेस करते हैं। इसमें देखें, दो चीज़ें जहन में रखने की ज़रूरत है कि एक तो अगर तो बच्चे को एडमिशन, अभी रिसेंट एडमिशन हुआ है, 1 महीना या 2 महीने गुजरे हैं, तो ऑब्वियसली बच्चे को नई जगह पे, नई इन्वायरमेंट में एडजस्ट करने में थोड़ा सा टाइम दरकार होगा। थोड़ा सा जो है वो बच्चे जो है वो करते हैं, प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। कुछ बच्चे जो जल्दी एडजस्ट हो जाते हैं, ये तो मतलब हर बच्चे की अपने टेम्परामेंट्स पे भी डिपेंड करता है, घर के माहौल पे भी डिपेंड करता है। अगर तो बच्चा फर्स्ट बॉर्न है, घर में और कोई बच्चा नहीं है और वो लाडला है, सेंटर ऑफ अटेंशन है, तो उसके लिए फिर अगेन घर से दूर रहना थोड़ा सा मुश्किल होगा, और माइट भी वो थोड़ा ज्यादा टाइम ले स्कूल में एडजस्ट करने में। लेकिन कुछ बच्चे हैं जिनके बाकी बहन भाई या बाकी घर के बच्चे भी स्कूल जा रहे हैं, तो वो जब देखेंगे तो वो शायद उसको, उस बिहेवियर को ऑब्जर्व कर रहे होंगे डेली बेसिस पे, तो माइट भी वो जल्दी एडजस्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो इसमें वेरिएशन है कि कुछ बच्चे जल्दी एडजस्ट होते हैं, कुछ जो है वो थोड़ा सा टाइम लेते हैं। अगेन आपको ये टाइम, इसमें टाइम ड्यूरेशन बहुत इंपॉर्टेंट है कि स्कूल जाते हुए टाइम कितना हो गया। अगर तो बच्चे को साल हो गया, 1.5 साल हो गया, और अभी भी वो इनकार कर रहा है स्कूल जाने के लिए, तो फिर पेरेंट्स को ये फाइंड आउट करने की जरूरत है कि स्कूल के अंदर कोई इशू तो नहीं है, स्कूल में टीचर्स के साथ कोई इशू नहीं है, बच्चे कोई बुली तो नहीं कर रहे, ठीक है। तो मल्टीपल इशू हो सकते हैं, पढ़ाई से रिलेटेड मसला तो नहीं है, ठीक है। सबसे मेन जो इंपॉर्टेंट चीज होती है पढ़ाई, बच्चे भाग भी रहे होते हैं, पेरेंट्स को लगता है कि शायद वैसे ही कर रहे हैं, तो बाज़ औक़ात इंटेलिजेंस में कमी की वजह से समझ ही नहीं आ रहा बच्चे को, चीज़ें वो याद ही नहीं कर पा रहा, ठीक है, और वो उसको बर्डनाइज लग रही है पढ़ाई, तो वो उससे भाग रहा होता है। और एक और चीज़ भी बहुत कॉमन है आजकल के, 2.5 साल में, 3 साल में बच्चों को स्कूल एडमिशन करवा दिया जाता है, ठीक है। तो उस सूरत में भी आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि बच्चा स्कूल में एडजस्ट हो जाए और वो इनकार ना करे, क्योंकि वो बहुत अर्ली ईयर्स है ना, 2.5-3 साल में भी तो बच्चे की कोई डेवलपमेंट ही कंप्लीट नहीं हुई। 5 ईयर्स में तो वो उसकी सारी डोमेन्स में डेवलपमेंट कंप्लीट होती है। आल्दो कि वो बाद में भी चलती रहती है, ऐसा नहीं कि वहाँ पे रुक जाती है, बट ओवरऑल जो डेवलपमेंट है उसको कहते हैं कि वो 5 ईयर्स में जाके बच्चे की कंप्लीट होती है। सो अभी बच्चे की डेवलपमेंट कंप्लीट नहीं हो रहा, आप उसको स्कूल में डाल देते हैं, उसकी अटैचमेंट कंप्लीट नहीं होती है। 3 साल में बच्चे की पेरेंट्स के साथ, प्राइमरी जो केयर गिवर है, मदर या फादर जो भी है, उसके साथ अटैचमेंट उसकी 3 साल में कंप्लीट होती है। तो 2.5 साल में बच्चा जो स्कूल जा रहा है, सो वो उसका, वहां पे उसका कसूर नहीं है, वहां पे आई से कि ये पेरेंट्स का कसूर है कि वो बहुत जल्दी, क्योंकि आजकल के जो है स्कूल्स की भी रिक्वायरमेंट्स हैं कुछ इस तरह की कि बस इस एज तक जो बच्चे को आ जाना चाहिए, स्कूल में एडमिशन उसका हो जाना चाहिए, ठीक है। सो वो फिर पेरेंट्स भी इस हवाले से थोड़े से मजबूर होते हैं कि उनको भी एज फैक्टर्स को देखते हुए बच्चों को स्कूल अर्ली करवाना पड़ता है। बट अगर हम साइकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो बच्चे को अर्ली एडमिशन करवाना जो है वो उसके लिए, उसकी डेवलपमेंट के लिए, उसके नशो नुमा के लिए बेहतर नहीं है। उसको लेट एडमिशन 4 या 5 ईयर्स में करवाएं। अर्ली स्कूलिंग अगर आपने करवानी है, आप खुद करवाएं, आप घर पे करवाएं, ठीक है। ठीक। जी।
अच्छा मैम, एक और पेरेंट्स का जो क्वेश्चन है कि हम अपने बच्चों में जो है वो कॉन्फिडेंस किस तरह से डेवलप करें, हम्म। उसके लिए क्या करना चाहिए? जी, कॉन्फिडेंस के मतलब भी जो है वाकई ये भी एक कॉमन इशू है, और इस पे भी बात होनी चाहिए, और मोस्टली पेरेंट्स इस बारे में कंसर्न होते हैं कि हम कैसे डेवलप करें। ठीक है, तो इसमें जो सबसे मेन, जो सबसे पहले मैं क्वेश्चन पेरेंट्स से पूछती हूँ कि आप कहीं बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज तो नहीं करते बच्चे को, या हर टाइम उसको ब्लेम तो नहीं करते रहते, तुमने ये किया, तुमने वो किया, तुमने ऐसा किया, तुमने ये चीज़ तोड़ दी, तुमने झगड़ा किया, तुमने इनिशिएट किया। ठीक है, और तुम जो है बहुत ज्यादा शरारती हो, बहुत गुस्सा करते हो, बहुत जिद करते हो, हमें बहुत तंग करते हो। ठीक है, इस तरह की जो सारी स्टेटमेंट्स है ना, वो ऑब्वियसली बच्चे की उसके जो है ना उसके कॉन्सेप्ट को, उसके सेल्फ कॉन्सेप्ट को टारगेट कर रही होती है। बच्चा जो उसका अंदर जो सेल्फ स्टीम आती है, उसका सेल्फ कॉन्सेप्ट आता है, वो इर्द गिर्द के इन्वायरमेंट से आता है। लोग उसके बारे में क्या बात करते हैं, क्या राय रखते हैं, उसके फैमिली, उसके घर घर वाले लोग, वो ही चल के आगे चल के बच्चे का सेल्फ स्टीम या सेल्फ कॉन्सेप्ट बनता है। और अगर ऑब्वियसली अगर इर्द गिर्द से माहौल से अप्रिसिएशन होगी, एक्नॉलेजमेंट होगी चीज़ों की, उसकी स्ट्रेंथ्स को हाईलाइट किया जाएगा, तो वो ऑब्वियसली बच्चे का कॉन्फिडेंस बढ़ाएगा। तो यहाँ पे पेरेंट्स को ये है कि बच्चे की स्ट्रेंथ्स को हाईलाइट करने की जरूरत है, उसको ज़्यादा अप्रिशिएट करने की जरूरत है, उसको एक्नॉलेज करें, उसको घर के कामों में छोटे मोटे चीज़ों में इन्वॉल्व करें, ताकि वो अपनी एक इम्पोर्टेंस भी समझे कि मैं इम्पोर्टेंट पार्ट हूँ फैमिली का, और मुझसे ये चीज़ें करवाई जा रही हैं, मुझे कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज दी जा रही हैं। ठीक है, तो इन सब चीज़ों से क्या होगा कि बच्चे का सेल्फ कंसेप्ट बढ़ेगा, सेल्फ स्टीम बेहतर होगी, और कॉन्फिडेंस में बेहतरी आएगी। जी। मैम, अब जो मैं आपसे क्वेश्चन करने लगी हूँ वो आई थिंक सब मदर्स का जो है ना, और सब पेरेंट्स का एक कॉमन प्रॉब्लम है कि बच्चों का स्क्रीन टाइम। स्क्रीन हम्म। टाइम इतना ज्यादा हो गया है कि बच्चे अब जो है वो खाना तक भी जो है नहीं खाते हैं फोन के बगैर, मोबाइल फोन हम्म। चाहिए, टीवी चाहिए। उसको किस तरह से कंट्रोल किया जाए? बिल्कुल तो हम खत्म नहीं कर सकते, लेकिन उसको हम कंट्रोल किस तरह से मदर्स कर सकती हैं कि बच्चे का स्क्रीन टाइम, जिसकी वजह से उनकी आईसाइट पे भी बहुत ज्यादा फर्क पड़ रहा है, तो हम्म। उसको किस तरह से मैनेज किया जा सकता है? बिल्कुल आयशा, बिल्कुल ठीक कह रही हैं। आजकल बिल्कुल ऐसा ही है। स्क्रीन टाइम की वजह से जो है बच्चों में बहुत सारे इश्यूज आ रहे हैं, ना कि सिर्फ वो आई साइड का फिजिकल इश्यूज, बल्कि जैसे बिहेवियरल के इश्यूज भी, बिहेवियरल प्रॉब्लम्स, हाइपर एक्टिविटी, एक्सेसिव स्क्रीन की वजह से ये चीज़ें भी आ रही हैं। और बाज केसेस में तो ऐसा भी है कि अर्ली ईयर्स में एक्सेसिव स्क्रीन की वजह से बच्चों को ऑटिज्म तक हो रहा है। ठीक है, वर्चुअल ऑटिज्म हम उसको कहते हैं। और एडीएचडी भी इसी वजह से, उसकी भी प्रेवलेंस रिसेंट ईयर में बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। वो उसके पीछे भी यही रीज़न था कि जिन जिन बच्चों को अर्ली ईयर्स में स्क्रीन टाइम दिया गया, ये मैं खुद अपनी क्लिनिकल प्रैक्टिस में देख रही होती हूँ चीज़ें, कि जिन बच्चों को अर्ली ईयर्स में, यानी कि 1-2 साल में ही स्क्रीन दे दी गई, और 6-6 7-7 घंटे वो बच्चे स्क्रीन पे बैठे रहे, तो उनके साथ यही हुआ। ठीक है, उनकी सोशलाइजेशन, क्योंकि देखिए वो ईयर्स होते हैं बच्चे के सोशलाइज करने के, खेलने के, अपने एज ग्रुप के बच्चों के साथ खेलने के, लोगों से बातचीत करने के, तभी उनकी वो जो कम्युनिकेशन डोमेन्स है, सोशल डोमेन्स है, बिहेवियरल डोमेन्स है, वो बेहतर होंगी। बट उस एज में क्या करते हैं पेरेंट्स, स्क्रीन दे के बिठा देते हैं। ठीक है, सो 3 ईयर से पहले तो बिल्कुल स्क्रीन रिकमेंडेड नहीं है, जीरो स्क्रीन टाइम होना चाहिए। ठीक है, और 3 ईयर्स के बाद अगर आप देते हैं तो जस्ट 2 आवर्स, 2 घंटे का स्क्रीन टाइम दें, और वो भी कंटिन्यूस ना दें उनको, हम आप कोशिश करें कि बच्चे को ब्रेक्स में दें। इससे ये होगा कि एक तो वो आप जो कंटिन्यूस कह रहे हैं कि देखना, और बहुत ज्यादा आदत हो जाना, वो भी कम हो जाएगी, और बच्चे मजीद एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होंगे। ठीक है, घर में किसी और चीजों में उनकी मतलब वो जो है स्क्रीन टाइम है, उसको किसी और जो है एक्टिविटी टाइम से आप रिप्लेस कर दें। कोई आप इस तरह के इंगेजिंग टॉयज ले लें, कोई इंगेजिंग एक्टिविटीज बच्चे के लिए ले लें, पेंटिंग, क्राफ्टिंग। ठीक है, आजकल तो मतलब आपको पता है इस तरह की बहुत सारी चीजें हैं। तो एज अप्रोप्रिएट आप वो जो है बच्चे की ले लें, और आप जो है बच्चे को उसमें इन्वॉल्व करें। जी। ठीक। मैम, अब जो एक और बच्चों का जो कॉमन प्रॉब्लम है वो ये है कि जो ऑलमोस्ट आई थिंक जो 6-7 ईयर्स के जो बच्चे होते हैं ना, वो पढ़ाई पे ज्यादा, अपनी स्टडीज पे फोकस नहीं करते हैं। या तो उनका हम्म। खेल कूद की तरफ होता है जहन, या और चीजों की तरफ, लेकिन वो तंग करते हैं, पढ़ते नहीं है। तो हम्म। उसके लिए क्या ऐसी स्ट्रेटेजीज हैं जो हम यूज कर सकते हैं?
जी, यहाँ पे भी जो है आपने अगेन देखना है कि बच्चे की कैपेसिटी कितनी है। ठीक है, सबसे पहले तो आप उसका असेस करें ना कि वो उसकी जहानत कितनी है, वो कितनी चीज़ों को जो है अपने अंदर एब्जॉर्ब कर सकता है। बाजू कहते ऐसा होता है ना, पेरेंट इस चीज़ से बड़ा डिनाई करते हैं। वो कहते हैं कि एक बच्चे अगर हाई अचीवर है या उसके A+ आ रहा है तो दूसरे का भी आए और तीसरे का भी आए। ठीक है, तो ऐसा नहीं होता। यहाँ पे थोड़ा सा पेरेंट्स को इस चीज़ को समझने की जरूरत है कि सब बच्चे हाई अचीवर्स नहीं हो सकते, सब बच्चे जो हैं A+ ग्रेड अचीव नहीं कर सकते। हर एक बच्चे की अपनी कैपेसिटी है, कोई शायद A करेगा, कोई B करेगा, कोई C करेगा। ठीक है, लेकिन माइट भी वो स्टडीज में अच्छा ना हो, किसी और चीज में ज्यादा अच्छा हो। ठीक है, तो सबसे पहले तो आपने ये असेस करना है कि बच्चे की कैपेसिटी कितनी है, उसको उसकी कैपेसिटी के हिसाब से बर्डनाइज करें। ठीक है, ऐसा है कि अगर कोई बच्चा B या C ग्रेड लेने वाला बच्चा है, उसको अगर आप सारा सारा दिन जो है पकड़ के बिठा के पढ़ा रहे हैं, तो ऑब्वियसली उसने भागना ही है। ठीक है, जो A या A+ लेने वाला बच्चा है उसको तो ऑब्वियसली टाइम कम ही लगेगा, उसका IQ लेवल अच्छा होगा, वो जो है वो अपना चीजें जल्दी से याद कर लेगा। और इस तरह के जो बच्चे होते हैं वो मोस्टली होते हैं थोड़े से कंसर्न भी होते हैं अपने स्टडीज के लिए, जिन खासकर जो हाई अचीवर्स होते हैं, तो वो खुद भी कर लेते हैं बाजू का, पेरेंट्स की हेल्प के बगैर भी खुद भी अपना जो है काम कर लिया। हाँ, अर्ली एज में थोड़ी सी हेल्प चाहिए होती है, जैसे जैसे वो बड़े होते जाते हैं तो इंडिपेंडेंट हो जाते हैं। बट जो B और C ग्रेड वाले बच्चे होते हैं वो ऑब्वियसली उनको थोड़ी सी आपको पुश करना पड़ता है चीजों के लिए। ठीक है, सो उसमें यही करें कि आप बच्चे को उसकी उसकी कैपेसिटी के हिसाब से बर्डन डालें। दूसरा, कोशिश करें कि जब भी आप पढ़ाने के लिए बिठाएं, खासकर जो अर्ली ईयर्स में है बच्चे, जैसे कि 1 2 3 क्लास में, जिनके बारे में हम बात भी कर रहे हैं, जैसे 7 से लेके 10 साल तक के बच्चे हैं। सो उनको जब भी आप पढ़ाई के लिए बिठाएं तो कंटिन्यूअस ना बिठाएं। ठीक है, 3 3 4 4 घंटे के लिए कंटिन्यूअस ना बिठाएं, बीच में उनको ब्रेक्स दें। ठीक है, आधे घंटे के लिए बिठाया, फिर उनको 5 10 मिनट का ब्रेक दे दिया। ब्रेक उसमें फिर एक चीज ये भी अक्सर मदर्स जो हैं वो मुझे बताती हैं कि हम कंटिन्यूसली इस वजह से बैठाते हैं कि जब वो एक दफा हाथ से निकलते हैं तो फिर वो बाहर भाग ही जाते हैं, वो खेल में एंगेज हो जाते हैं, फिर वो वापस हमारे हाथ नहीं आते। ठीक है, तो मैं पेरेंट्स को कहती हूँ कि आपको इस तरह की एक्टिविटी रखें, जैसे कोई ड्राइंग रख लें, ड्राइंग अगर बच्चे को पसंद है, क्राफ्टिंग पसंद है, कोई और एक्टिविटी जो पसंद है बच्चे को, कोई टॉय जिसमें वो बैठ के आराम से एंगेज होके खेलते हैं, तो वो आप साथ रख लें। तो आधे घंटे की स्टडीज कराई और आधे घंटे के लिए उनको बीच में वो दे दिया। फिर नेक्स्ट जो ब्रेक दें उसमें आपको स्नैक टाइम कर सकते हैं, कोई स्नैक्स दे दें, तो पानी दे दें। ठीक है, तो थोड़ा सा ताकि हर एक उसमें ब्रेक होता रहे बच्चे का। फिर एक आदमी उसको आप कहें कि आप वहां से चक्कर लगा के आओ, एंड देन हम दोबारा से स्टार्ट करते हैं। और जब आप देखें कि बच्चा बिल्कुल एक चीज में स्टक हो गया, बिल्कुल जो है वो उसको कर ही नहीं पा रहा, तो फिर थोड़ा सा उसको ब्रेक दे दें, उसको डीप ब्रीदिंग करवाएं और उसके बाद उसको दोबारा से स्टार्ट करवाएं। ठीक है जी। जी। अच्छा मैम, एक और पेरेंट्स की कंप्लेन ये है कि बच्चा जो है वो झूठ बोलना शुरू कर देते हैं, तो हम्म उससे उनको किस तरह से कंट्रोल किया जाए, या किस तरह से क्रॉस चेक कर सकते हैं कि बच्चा जो है वो हमसे झूठ बोल रहा है। हम्म देखिए, झूठ बोलने की जो मेन सबसे बड़ी जो वजह होती है वो यही होती है कि पनिशमेंट का डर पेरेंट्स से ना, कि पेरेंट्स से जो है हम बात छुपा लेंगे तो हमें उनसे ऑब्वियसली कि हमें उनसे सजा नहीं मिलेगी, हम पनिशमेंट को अवॉइड कर लेंगे। ठीक है, तो ये सबसे पहले तो आपको ना ये चीज देखने की जरूरत है कि बच्चा झूठ किस वजह से बोल रहा है, कि आपका बिहेवियर के बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट तो नहीं है एज अ पेरेंट, बहुत ज्यादा डांट डपट या बहुत ज्यादा आप जो है वो स्ट्रिक्टनेस तो नहीं कर रहे, कंट्रोल तो नहीं कर रहे, और बच्चा कुछ भी आपसे बोलने में, कुछ भी कहने में हेजिटेंट तो नहीं है। वो बच्चे जो आपसे कुछ भी शेयर नहीं करते, वो ज्यादातर वही बच्चे झूठ बोलते हैं। जो बच्चे अपने पेरेंट्स के साथ हर एक बात आके स्कूल से शेयर करते हैं, उनको हर एक चीज के बारे में डिटेल्स बताते हैं, वो बच्चे झूठ नहीं बोलते। ठीक है, तो यहाँ पे पेरेंट्स को थोड़ा सा ना बच्चों को इतना फ्री हैंड देने की जरूरत है। चले, अपनी जगह डिसिप्लिन करना एक अपनी जगह एक अपनी चीज है। ठीक है, वो भी आप बच्चे को करें, जहाँ पे आपको लगता है वो इनअप्रोप्रिएट बिहेव कर रहा है वहां पे आप करें उसके साथ, जो है उसको हैंडल करने की कोशिश करें। बट अगेन उसको इतनी स्पेस जरूर दें कि जब उसके साथ कोई भी इशू हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी उससे मिस्टेक हो गई है, तो वो एटलीस्ट आपको आके बता सके। कभी भी कोई भी किसी मिस्टेक पे अगर आपने ओवर रिएक्ट किया हुआ, कभी उसने कोई गलती की और उसने उसकी गलती पकड़ी गई, और अगर आपने ओवर रिएक्ट किया, तो वो बच्चा फिर 100% झूठ ही बोलेगा। ठीक है, तो उस केस में आपने ये करना है कि जितना हो सके अगर बच्चा कोई मिस्टेक करता है तो उस टाइम आप उसको कुछ मत कहें, तो ऐसा सब्र हम का मुजाहरा करें, गुस्से को अपने पी जाएं, और बाद में आप ये है कि उसको समझा सकते हैं। उसमें ये होगा कि देखें, अब आप भी अगर गुस्से में एकदम से रिएक्ट करेंगे तो ऑब्वियसली बात बढ़ेगी। ठीक है, तो आप ऑब्वियसली बहुत बुरी तरह से ही रिएक्ट करेंगे, तो इट्स बेटर कि आपका भी गुस्सा थोड़ा सा जो है वो काम हो जाए, आप भी थोड़ा सा काम हो जाए, देन फिर आप जो है वो
उससे बात करें, उससे समझाएं कि ये चीजें ठीक नहीं हैं और इससे जो है वो क्या क्या नुकसानात हो सकते हैं। जी। अच्छा मैम, एक और कॉमन जो इशू होता है घरों में, स्पेशली जहाँ पे छोटे बच्चे एक जैसे बहन भाई, एक एक दो दो साल का जिनमें फर्क होता है, लड़ाई बहुत होती है आपस में बहन भाइयों की, तो उसको किस तरह से, अक्सर मदर्स जो हैं वो बहुत ज्यादा एकदम पैनिक भी हो जाती हैं जब बच्चे आपस में लड़ाई कर रहे होते हैं, समझ नहीं आ रही होती किसकी साइड ली जाए, तो हम्म। उसको किस तरह से वो किया जा सकता है कंट्रोल? जी, रेवेलरी जो है एक तो एक कॉमन चीज है, मतलब हर घर का ये आप कह लें कि ये इशू है। और ऑलमोस्ट सभी जहाँ पे बच्चे हैं, जिन बहन भाई हैं, तो वहाँ पे ये सब चीजें होती हैं। बट अगेन अगर ये बहुत ज्यादा एक्सेस में होंगी, घर के माहौल को डिस्टर्ब कर रही हैं, तो इट मीन्स के उस उनके लिए कुछ आपको करने की जरूरत है। नॉर्मल अगर छेड़छाड़ या वो लड़ाई झगड़ा चल रहा है तो उसको आप थोड़ा इग्नोर कर सकते हैं। बाज़ वक़्त बच्चे ऐसा मदर के अटेंशन लेने के लिए भी करते हैं, ठीक है। तो बच्चों को बेसिकली अटेंशन चाहिए होती है, वो चाहे पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, ठीक है। अगर मदर किसी इनअप्रोप्रिएट बिहेवियर पे भी बच्चे को अटेंशन दे रही है ना, तो वो उसको तो अटेंशन मिल रही है, उसका तो जो है ना गेन उसका तो वो पूरा हो रहा है, ठीक है। सो अब मदर्स को सबसे पहले तो ये कहूंगी कि जितने जहां तक हो सकता है उनसे उसको इग्नोर करने की कोशिश करें बिहेवियर को। और दूसरा, कुछ चीजें जो आप कर सकते हैं रेवेलरी को कम करने के लिए, ताकि वो चीजें अडल्ट एज तक ना जाए, ठीक है। सो उसमें ये है कि आपने सबसे पहले तो कंपैरिजन नहीं करना बच्चों का, एक दूसरे के सामने कभी भी कंपेयर ना करें कि ये तुम बहुत अच्छे हो, तुम बहुत बुरे हो, ठीक है। तो तुमने बहुत अच्छे मार्क्स लिए, तुमने बहुत गंदे मार्क्स लिए, ठीक है। सो जैसे तुम तो फेल ही होगे, और अगर एक बच्चा फॉर एग्जाम्पल फेल हो भी जाता है, तो इट्स बेटर कि आप उसके सामने दूसरे की तारीफ करने की बजाय जो है वो उसको कहें इट्स ओके, कोई बात नहीं, और नेक्स्ट टाइम आप अच्छा परफॉर्म करें, ठीक है। सो इस तरह से आप थोड़ा सा अप्रिशिएट कर सकते हैं। मतलब तो शायद बच्चे फील नहीं करते, बट वो इन छोटी छोटी चीज़ों को बहुत ज़्यादा फील करते हैं। तो आपने कंपैरिजन नहीं करना, उसको मोटिवेट करना है कि इट्स ओके, अगर आपके इस बार मार्क्स नहीं आए तो आप नेक्स्ट टाइम मेहनत करें, आपके भी आ जाएंगे, आप भी अच्छा परफॉर्म कर लोगे, आपकी भी जो है वो जो हो जाएगी। फिर उसके अलावा जब आप पनिशमेंट दें तो दोनों को दें, जब आप तारीफ करें तो दोनों की करें, ठीक है। तो दोनों को अगर बराबरी रखेंगे ना, तो फिर राइवलरी जो है ना वो आहिस्ता आहिस्ता कम होना शुरू हो जाएगी। फिर एक दूसरे के काम करवाएं बच्चों से, ठीक है। तो उससे भी ये होता है कि बिलोंगिंगनेस, सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस, सेंस ऑफ केयर डेवलप होती है आपस में बच्चों की, और वो फिर उनके अंदर लड़ाई झगड़ा वो चीजें कम हो जाती हैं। बट इट्स कंसिस्टेंट थिंग कि आपने कंसिस्टेंटली ये चीजें करनी होंगी, रूटीन में करनी होंगी, तो तभी होगा। ऐसा नहीं होगा कि आप एक दो दफा करें एंड देन यू एक्सपेक्ट के लड़ाई झगड़ा फौरन से खत्म हो जाए, ठीक है। सो ये आपको अपने अपने अंदर जो है ना ये लाना होगा कि मैंने अब इन चीजों पे फोकस करना है, अब मैंने किसी भी तरह जो है ना इस तरह से नहीं करना। जी। मैम, क्वेश्चंस तो खैर बहुत ज्यादा थे जो बिहेवियरल इश्यूज जो बच्चों के होते हैं, लेकिन क्योंकि टाइम हमारा कम है तो इस वजह से जो हम्म। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे वही हमने आपसे डिस्कस किए हैं। अब मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि आप कुछ ऐसी प्रैक्टिकल स्ट्रेटेजीज जो है वो पेरेंट्स को बता दें, जिनको वो घर में खुद यूज करके, जो कॉमन जो जैसे इस तरह के बिहेवियर्स हैं उनको खुद से वो जो है वो डील कर सकें, ताकि उनके जो छोटे छोटे जो मसाइल हों घर के और इस तरह की जो चीजें हैं वो खुद से पेरेंट्स मैनेज कर सकें। जी, बिल्कुल। बेसिकली हमारा जो एम था वो इस वेबिनार का वो यही था कि हम इसमें स्ट्रेटजीज को डिस्कस करें। बट अगेन कुछ क्वेश्चंस थे तो हमें लगा कि हम उनको भी ले लें, ताकि पेरेंट्स को थोड़ी सी समझ आ जाए कि बिहेवियरल प्रॉब्लम से क्या मुराद है, कि किन बिहेवियरल प्रॉब्लम्स की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। बिकॉज बिहेवियरल प्रॉब्लम वाज अ जनरल टर्म, तो हमने उसको मजीद थोड़ा सा स्पेसिफिक करने के लिए ये चीज़ें बताई कि ये वाले बिहेवियरल इशूज जो कि हम इस वेबिनार में जो है उनको एड्रेस कर रहे हैं। अब इनको हैंडल करने के लिए जो 4 स्ट्रेटजीज मैंने आज के सेशन के लिए की हैं, और फर्दर अगर आप में से किसी को मजीद कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए हो तो आप हमसे रब्ता कर सकते हैं सेहत ऑनलाइन के फॉरम के थ्रू। तो इसमें से जो पहली 2 स्ट्रेटजीज हैं, पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट की स्ट्रेटजीज है। बिहेवियरल जो है स्कूल ऑफ थॉट, एक एक ब्रॉड स्कूल ऑफ थॉट है, और उसी की बेस पे ज्यादातर जो बच्चों के साथ काम किया जाता है बिहेवियरल जो है इंटरवेंशन की बेस पे किया जाता है, कि आप बिहेवियरल स्ट्रेटजीज अब बच्चों के साथ जब आप करते हैं तो उनके इफेक्ट्स एक तो आपको बहुत जल्दी मिलते हैं, और जो है लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स मिलते हैं, ठीक है। तो ज्यादातर जो है मैं ज्यादा बच्चों को रिकमेंड बिहेवियरल थेरेपीज ही करते हैं। तो उसमें जो पहली जो 2 पॉजिटिव इन्फोर्समेंट की स्ट्रेटजीज आप कर सकते हैं कि उसमें एक तो आप उनको
उनके कोई भी जो है, जैसे फॉर एग्जांपल किसी भी बिहेवियर को आप स्ट्रेंथन करना चाहते हैं, उनके अंदर कोई भी एक अच्छी क्वालिटी को इंड्यूस करना चाहते हैं, तो वो आप बिहेवियर उसके लिए आप कंजेक्टिवली रीइंफोर्स करेंगे। ठीक है, ऐसा नहीं होगा कि बस एक दफा उसने वो काम किया, आपने उसको वो टॉफी दे दी या उसको चॉकलेट दे दी एंड दैट्स इट। नहीं, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, जैसे कि अगर आपने कोई बिहेवियर लर्न करवाना है बच्चे को, कि आप उसको लर्न करवाना चाहते हैं कि टू बी काइंड टू एवरीवन, कि आप जिससे भी बोलो तो ऊंची आवाज में ना बोलो, आहिस्ता आवाज में। ठीक है, तो उसमें ये होगा कि अगर आपने पॉजिटिव बिहेवियर सिखाना है, मतलब आप एक किसी नेगेटिव बिहेवियर को खत्म करना चाहते हैं और उसकी जगह का आप कोई पॉजिटिव बिहेवियर सिखाना चाहते हैं, तो आप जो स्टेटमेंट लिखेंगे वो पॉजिटिव ही लिखेंगे। ठीक है, जो अपना रिवार्ड चार्ट होगा जिसको आप फॉलो करवाएंगे। ठीक है, सो उसमें रिवार्ड चार्ट में ये होता है कि वो 2 वीक्स का मोस्टली जो है वो दिया जाता है। ज्यादातर मैं 2 वीक्स का ही देती हूँ। ठीक है, क्योंकि 2 वीक्स इज द रिकमेंडेड टाइम कि आप री की टेक्निक्स अगर यूज करें तो ऑलमोस्ट 2 वीक्स का ड्यूरेशन रखें। ठीक है, तो आपने फिर उस बिहेवियर को सिखाने के लिए रोजाना की बेसिस पे उसको एक रिवार्ड देना होगा। ठीक है, डैट कैन बी इन द फॉर्म ऑफ स्टार। ठीक है, वो जैसे मैंने बताया कि उस रिवार्ड चार्ट के ऊपर वो स्टार्स बने हुए होंगे, तो वो बच्चा जब उस तरह से बिहेव करेगा तो वो उसको एक स्टार मिलता जाएगा। और फिर हम बच्चे के साथ बैठ के उसमें करते हैं, डिसाइड करते हैं कि आप जब ये स्टार चार्ट कंप्लीट करोगे तो उसके बदले आपको क्या मतलब इनाम चाहिए। ठीक है, सो वो फिर इनाम जो है, जो भी जैसे उसने कहीं पे जाना है, कोई चीज़ खानी है या कहीं कोई टॉय लेना है, ठीक है, सो वो आप डिसाइड कर लेंगे और फिर वो 2 वीक्स आप कंजेक्टिवली कराएंगे। और देन जो है वो आप उसके बिहेवियर में बेहतरी भी देखेंगे इंशाल्लाह, और चीज़ें बहुत हद तक इम्प्रूव। ये बहुत ज़्यादा वर्क करता है अर्ली ईयर्स में, जैसे कि 3 से लेके 7-8 साल तक के बच्चों में बहुत जो है इसके अच्छे इफेक्ट्स आते हैं। उससे बड़े बच्चों के लिए शायद आपको थोड़ी डिफरेंट स्ट्रेटजीज यूज करनी पड़े। ठीक है, फिर इसके अलावा इसमें हो सकती है टोकन इकोनॉमी की एक टेक्निक हो सकती है, कि बिल्कुल ऐसे ही ना जैसे हम स्टार्स देते हैं, उसमें ये होगा कि हम टोकन्स देंगे। टोकन्स कैन बी इन द फॉर्म ऑफ कॉइन्स और इन द फॉर्म ऑफ एनीथिंग। आप खुद से बना भी सकते हैं टोकन्स, कि जब आप जो है अच्छा बिहेव करोगे तो आपको टोकन मिलेंगे या आपको पॉइंट्स मिलेंगे। ठीक है, और अगर आप जो है जिस तरह से हमने कहा है वो बिहेवियर नहीं करते हो, कोई अनडिजायरेबल बिहेवियर करते हो या इनअप्रोप्रिएट बिहेवियर करते हो, तो टोकन्स में से आके माइनस हो जाए। ठीक है, सो टोकन इकोनॉमी वर्क्स लाइक दैट। ठीक है, सो जैसे अब आपने किसी बिहेवियर को सिखाना है, सेम जैसे बिहेवियर होगा कि काइंड, बीइंग काइंड टू योर सिबलिंग्स, तो उसके लिए अगर आप रोजाना अपने बहन भाई से लड़ाई नहीं करोगे, काइंड रहोगे उनके साथ, सो यू विल गेट 5 टोकन्स। ठीक है, 5 टोकन्स अरे। और जिस दिन वो टोकन, जिस दिन वो है मतलब वो पूरे दिन में 5 टाइम्स आप उसमें डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो, और 5 आप उनको टोकन्स दे सकते हो पूरा दिन, जब अगर बच्चे ने नहीं की किसी भी तरह की लड़ाई, किसी भी तरह का झगड़ा नहीं किया। और अगर किया है तो उसमें से आप माइनस कर सकते हो कुछ टोकन्स। ठीक है, जैसे अगर उसने एक बार किया या 2 बार किया तो 1 या 2 टोकन आप उसमें से ले लें वापस, या आपके टोकन माइनस हो गए हैं, और उन टोकन से वो बाद में कुछ परचेज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये पॉजिटिव इन्फोर्समेंट की टेक्निक्स हैं जो कि हम यूज करते हैं बच्चों के साथ। बाकी जो 2 टेक्निक्स हैं हमारी नेगेटिव सॉरी इनअप्रोप्रिएट बिहेवियर्स को कंट्रोल करने के लिए, कि जो अब बिहेवियर बहुत ज्यादा इनअप्रोप्रिएट है उनको कंट्रोल करना नामुमकिन हो गया पेरेंट्स के लिए, तो अब उस सूरत में वो क्या करें। तो इसमें सबसे पहली जो टेक्निक है, जो शायद बहुत सारे लोगों को पता भी होगी, उसको कहते हैं टाइम आउट। बट हमारे यहाँ थोड़ा सा टाइम आउट को जो है ना, वो बड़े गलत वे में यूज करते हैं और उसको इनअप्रोप्रिएट उसका यूज नहीं किया जाता। उसमें टाइम आउट में ये करते हैं कि आपने एक टाइम आउट जो है वो चेयर बनानी है या टाइम आउट कॉर्नर बनाना है। और टाइम आउट कॉर्नर बोरिंग जगह होनी चाहिए, घर का बोरिंग तरीन एरिया, जहाँ पे कोई डिस्ट्रैक्शंस ना हो, किसी भी तरह की कोई भी जो है चीज ना हो कि जिसमें बच्चा इंगेज हो सके। ठीक है, सो वहां पे आपने टाइम आउट कॉर्नर बनाएंगे। उसके बाद बच्चे को कोई भी जैसे इनअप्रोप्रिएट बिहेवियर में इन्वॉल्व हो रहा है, लड़ रहा है, गुस्सा कर रहा है या जिद कर रहा है, तो उस पे आप करेंगे कि आप अब जो है वो अगर वार्निंग देंगे, सबसे पहले वार्निंग देंगे बच्चे को कि अगर आप नहीं इस बिहेवियर से बाज आओगे तो आपको टाइम आउट दे दिया जाएगा। ठीक है, सो आप अगर तो बच्चा बाज आता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आता तो फिर आप उसको टाइम आउट कॉर्नर में खड़ा कर देंगे। स्टार्ट इसको कम टाइम से रखें, 2 या 3 मिनट, ज्यादा इसको टाइम आउट को बहुत ज्यादा लंबा नहीं करना चाहिए, जितना हो सके इसके टाइम को कम रखें। अगर 4-5 ईयर्स का बच्चा है तो उसके जस्ट 4-5 मिनट्स ही रखें, और वहां पे उसको वहां पे खड़ा कर दें, चाहे वो रोए चीखे जैसे भी आपने उसको
मतलब कुछ भी नहीं कहना बच्चे को, ना कुछ कहना है, ना उससे बात करनी है, ना किसी भी तरह से एंगेज होना है, बस उठा के उसको वहां पे 5 मिनट्स कंप्लीट करवाने हैं। ठीक है, जब 5 मिनट्स कंप्लीट हो जाए, अगर तो वो रो रहा है, चीख रहा है, तो उसको जब तक वो काम नहीं होगा तब तक उसका टाइम आउट कंप्लीट नहीं होगा। तो आपने उसको बता देना आप काम हो गए तो आपका टाइम आउट कंप्लीट होगा। ठीक है, तो जब वो काम हो जाए तो फिर आपने इसको बताना है कि किस वजह से आपको टाइम आउट मिला था, क्या बिहेवियर था जिसपे आपको टाइम आउट मिला, और अब आप अपने इस बिहेवियर के लिए एक्सक्यूज करो और प्रॉमिस करो कि यू विल नॉट डू इट अगेन। ठीक है, सो ये तरीका होता है टाइम आउट करवाने का, बट हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेटली उसको डिफरेंट तरीके से करवाया जाता है। ठीक है, सो अगर आप इस तरह से करवाएंगे तो वो इंशाल्लाह बहुत इफेक्टिव होगा। जी, आई गेस के सेशन का टाइम थोड़ा सा रह गया है, तो अगर किसी का कोई क्वेश्चन हो तो वो आप हमसे कर सकते हैं। ये किसी के कोई भी सवाल है तो आप इसमें चैट बॉक्स में कर लें, या फिर हम इस ओके जस्ट गिव मी अ सेकंड, मैं ऐसे करती हूँ, माइक अनम्यूट कर देती हूँ ताकि जो है। जी, सो अब आप लोग अनम्यूट कर सकते हैं, कोई माइक में भी तो कोई क्वेश्चन करना चाहे तो कर सकते हैं, और अगर चैट में भी। अच्छा, सानिया का कोई आया हुआ था मैसेज। मैं क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट और एडीएचडी के बच्चों को असेस कर रही हूँ। बच्चे किसी भी चीज़ के लिए नहीं बैठ रहा, अगर उनके पेरेंट्स उनको कुछ कहते हैं, कुछ मना करते हैं, सो उनकी बात ही नहीं सुनता। कैन बी एक्नॉलेजमेंट फॉर फर्दर ट्रीटमेंट। जी सानिया, वो तो फिर देखें जो है चाइल्ड पे देखना पड़ेगा कि जस्ट वो एडीएचडी है, कोई वो कोमॉर्बिडिटी तो नहीं है, और उसके क्या क्या इश्यूज हैं। और ये आपको 1 to 1 सेशन में उसको इसके साथ आपको बैठ के काम करना पड़ेगा। एडीएचडी के साथ काम करना इजी नहीं है, इट टेक्स टाइम। ठीक है, तो आप जब से सबसे पहले तो आप रैपो बिल्डिंग पे उसके साथ काम करें, रैपो बिल्डिंग हो जाएगी तो फिर इंशाल्लाह वो आपकी बात सुनेगा और चीज़ें बेहतर हो जाएंगी। और पेरेंट्स को भी ऑब्वियसली आपको बहुत सारी चीज़ों के लिए गाइड करने की जरूरत है। और अगर उसका एडीएचडी का लेवल बहुत ज़्यादा सीवियर है, that he is not controllable for anything, तो फिर आप उसको रेफर कर देंगे साइकेट्रिस्ट को मेडिकेशन के लिए। ठीक है, ताकि वो एटलीस्ट थोड़ा सा काम डाउन हो जाए, थोड़ा सा मैनेजेबल हो जाए, तो उस पर थेरेपीज की जा सके। जी, किसी और का कोई क्वेश्चन है? जी, सो आई गेस नहीं है, फिर आयशा आप कंटिन्यू करें और फिर देखते हैं, फिर सेशन को क्लोज करते हैं, बिकॉज टाइम इज गोइंग टू फिनिश नाउ, 5 मिनट्स रह गए। जी आयशा, आपका माइक जो है वो ऑफ है। इसके अलावा हमने सेशन में सेशन के कुछ जो हैं वो भी बनाए हैं, हैंडआउट्स भी हैं। अगर किसी को चाहिए हो तो वो हमारे सेहत ऑनलाइन के नंबर पे रब्ता कर सकते हैं। और किसी को अगर किसी भी तरह की, किसी भी पेरेंट को अपने बच्चे के किसी बिहेवियर से मुतल्लिक कोई भी इशू हो तो वो भी हमसे सेहत ऑनलाइन के थ्रू जो है वो रब्ता कर सकते हैं। हम मजीद उनको गाइड भी करेंगे, और कोई किसी से सेशन भी अगर लेना हो तो वो भी हम करवा सकते हैं। हमारे पास डिफरेंट एक्सपर्ट्स हैं, हर एक जो है वो अपनी फील्ड में जो है वो एक्सपर्ट है। ठीक है, सो आई गेस मैंने माइक ऑफ कर दिए क्या सबके? जी, आप करें आयशा। जी जी हाँ, आई गेस मैंने इसको मैम आपने अपना टाइम दिया और इतने आपने डिटेल से जो है इतने कम वक्त में सब चीज़ों को बताया। होपफुली सब पेरेंट्स को जो है वो काफ़ी इन चीज़ों से फ़ायदा हुआ। जो आपने स्ट्रेटजीज बताई हैं वो अगर लोग प्रैक्टिकली इसको इम्प्लीमेंट करें तो इंशाल्लाह वो अपने बच्चों के बिहेवियर्स में ज़रूर जो है वो पॉजिटिव चेंजेस देखेंगे। और इंशाल्लाह। इसके अलावा भी अगर आप ये स्ट्रेटजीज अगर चाहिए और जो रिवॉर्ड चार्ट्स अगर आपको चाहिए तो आप हमसे सेहत ऑनलाइन के नंबर पे हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। आपको हम ये जो स्ट्रेटजीज और रिवॉर्ड चार्ट्स हैं वो प्रोवाइड कर देंगे। और इसके अलावा अगर आप समझते हैं कि आपके बच्चे को या आपके फैमिली में किसी बच्चे को कोई ज्यादा प्रॉब्लम है या उसको किसी जो है वो साइकोलॉजिकल हेल्प की जरूरत है तो आप उससे हम हमारे साथ जो है वो मैम मिसबा के साथ आप उनका सेशन भी बुक करवा सकते हैं।
और इंशाल्लाह वो जो है आप अपने बच्चों के बिहेवियर में मज़ीद बेहतरी करेंगे, और हम कोशिश करेंगे कि आपकी ज़्यादा से ज़्यादा रहनुमाई की जा सके। थैंक यू सो मच। आज का जो जी। सेशन है वो हम टाइम वैसे भी अब ख़त्म होने वाला है, तो आप सबके टाइम का शुक्रिया बहुत बहुत। और इंशाल्लाह हम नेक्स्ट भी इस तरह के जो है डिफरेंट सेशंस जो हैं वो आप लोगों की रहनुमाई के लिए उनको करते रहेंगे। अल्लाह हाफिज़, थैंक अल्लाह यू। हाफिज। थैंक यू आयशा।